हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशन पार्ट 2 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं फोर्स के बारे में। ओके, तो व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज अ पुश और पुल इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, तो मान लो कि ये एक ऑब्जेक्ट है और इसको हमने क्या किया, पुश कर दिया। क्या किया? पुश किया। अच्छा, फिर ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने क्या किया, पुल कर लिया। ओके, व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज अ पुश और पुल इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो देखो, यानी कि फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डायरेक्शन चाहिए। ओके, क्योंकि अगर मान लो इस ऑब्जेक्ट को मैं बोलूं कि आप धक्का दे दो या फिर खींच लो, तो आप तो पूछोगे ही ना कि सर किधर धक्का देना है, किधर पुश करना है। ठीक है, तो इसका मतलब कि फोर्स अप्लाई करने के लिए डायरेक्शन का होना बहुत जरूरी है। ओके, अच्छा, तो डायरेक्शन मिल गया हमें। ओके, और फोर्स को अप्लाई करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड तो होना ही चाहिए। मतलब कितना धक्का देना है, जोर से धक्का देना है या धीरे से धक्का देना है, कितना जोर से खींचना है, कितना जोर से धक्का देना है। ओके, तो यानी कि हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए फोर्स अप्लाई करने के लिए। ओके, अच्छा, फोर्स अप्लाई करते ही क्यों है? मतलब फोर्स क्यों अप्लाई करते हैं? फोर्स अप्लाई करने से होता क्या है? तो फोर्स अप्लाई करने से ऑब्जेक्ट की शेप चेंज हो सकती है। किसी को आप उसके नाक पे एक मुक्का मार के देखो। ओके, देखो कैसे उस ऑब्जेक्ट का फेस, ऑब्जेक्ट का जो है शेप चेंज हो जाता है ना? तो और फोर्स लगा के आप किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकते हो। फर्स्ट, सेकंड, अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो आप उसको मोशन में कर सकते हो। ओके, और अगर ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है तो उसको फोर्स लगा के आप रोक सकते हो। अगर ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है तो फोर्स लगा के आप उसको चेंज कर सकते हो, उसका डायरेक्शन को। ओके, तो व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज अ पुश और पुल इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ओके, और फोर्स अप्लाई क्यों करते हैं? तो किसी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज करने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट को मोशन देने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए, उसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए हमें फोर्स जरूरी होता है अप्लाई करना। ओके, अच्छा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स हम पढ़ने जा रहे हैं कि फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या क्या चाहिए। एक्चुअली फोर्स है क्या? फोर्स इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी है, केमिस्ट्री का तो है नहीं, केमिकल नेम तो है नहीं। तो फोर्स क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, किस तरह का फिजिकल क्वांटिटी है? वेक्टर। वेक्टर क्यों नाम पड़ा इसका? क्योंकि डायरेक्शन होता है, आप बिना डायरेक्शन के फोर्स को डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो। ओके, अच्छा, कुछ ऐसे भी फिजिकल क्वांटिटी होते हैं क्या जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन नहीं चाहिए? तो फोर्स होते हैं जैसे मास। मास को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट ही काफी होता है। ओके, जैसे कि मैं आपको बोलूं कि आप मास 1 kg आलू, तो 1 kg आलू में क्या है? 1 मैग्नीट्यूड और kg यूनिट। क्या उसकी डायरेक्शन है? 1 kg हम आलू लेके आएंगे तो क्या उसका डायरेक्शन बताना पड़ेगा? नहीं। मैं बोलता हूं टाइम 2 घंटे, 3 घंटे, तो 2 क्या है? मैग्नीट्यूड, और घंटे क्या है, या मिनट या सेकंड क्या है? यूनिट। क्या हम इसमें डायरेक्शन बताते हैं? नहीं। लेकिन फोर्स में हमें, फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड, ये दोनों होने चाहिए। और जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, और जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ओके, सो यहाँ पे फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है और यूनिट की भी। ओके, तो कहने का मतलब कि फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मान लो कि फोर्स इक्वल टू 5 न्यूटन है,
तो फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन चाहिए, है ना। तब ये ऐसे आपको 11th क्लास में आप पढ़ोगे कि ये इसका मतलब होता है वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, तो ये क्या बताता है, डायरेक्शन। ये क्या है, मैग्नीट्यूड। अच्छा, ये क्या है, यूनिट। ओके, तो फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या क्या बताना पड़ता है, तो उसका डायरेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड और यूनिट। ओके, और हमारा सेकंड पॉइंट है मोशन। मोशन, मोशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मोशन। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा, मान लो कि ये पॉइंट ए और यहां पर मैं खड़ा हूं। अच्छा, अब मैं इस ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं, तो ये ऑब्जेक्ट मेरे से कितना दूर है, तो मैंने बोल दिया कि ठीक है, ये डिस्टेंस इतना दूर है ये ऑब्जेक्ट। ये मैंने देखा अभी। अच्छा, 5 मिनट बाद मैं देख रहा हूं, तो ये ऑब्जेक्ट यहीं का यहीं है, मतलब आफ्टर 5 मिनट ऑब्जेक्ट is at same place। ये मैं हूं और ये एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट बोले तो कार। ओके, मान लो ये कार है, ये थोड़ा ये मेरी वाली कार है ना, घर पे मैंने इसको डिजाइन किया हुआ है। और 5 मिनट बाद मैं देख रहा हूं, तो ये सेम टू सेम उसी जगह पर खड़ी है। इसका मतलब कि टाइम के साथ साथ, टाइम तो बीत गया लेकिन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेरे से चेंज नहीं हुआ, है ना। मैंने क्या बोला कि टाइम तो बीत गया, है ना। 5 मिनट बाद मैंने देखा तो कार वहीं की वहीं खड़ी है, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का जो है ये रिलेटिव डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि ये जो है ये स्टॉप है। क्या है ये, स्टॉप है, ठीक है। अब सेकंड पोजीशन में, सेकंड केस में बताता हूं कि मान लो ये एक कार है और फिर मैं यहां खड़ा हूं और अभी मैं देख रहा हूं कि ये जो है मेरे से 1 किलोमीटर दूर है, ठीक है। मतलब ये जो मैं देख रहा हूं वो टाइम इक्वल टू 0। टाइम इक्वल टू 0 मतलब मैंने स्टॉप वॉच को 0 पे कर दिया, है ना। और मैंने देखा कि अभी इतना दूर है, अब मैंने स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दिया, टिक 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 टिक, टाइम जो है पास होने लगा। ओके, और फिर मैं T इक्वल टू 5 मिनट पे देख रहा हूं कि ये जो कार है वो यहां पर आ गई और ये मैं खड़ा हूं, यानी कि अब मेरे से 5 किलोमीटर दूर चला गया। ये मैं रोड पे नहीं खड़ा हूं, मैं खेत में खड़ा हूं, है ना। आप समझ सकते हो, इतना मत लॉजिक लगाना कि सर इधर क्यों बना रहे हैं ना, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो, है ना। कहाँ क्या लिखता हूं इस पर दिमाग मत लगाओ, ठीक है। यानी कि जब मैंने स्टॉप वॉच स्टार्ट किया था तो वो 1 किलोमीटर दूर था और मैंने 5 मिनट बाद देखा तो वो 5 किलोमीटर दूर हो गया, यानी कि टाइम के साथ साथ वो ऑब्जेक्ट मेरे से
दूर चला गया, तो इसका मतलब ये मोशन में है। तो मोशन का मतलब क्या होता है कि चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या हो गया? चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में है ना, टाइम बढ़ेगा तो पोजीशन भी चेंज हो रहा है। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू, ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम को कुछ लोग सराउंडिंग भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? सराउंडिंग। ओके, तो आपको आप मोशन समझ में आ गया। व्हाट इज मोशन? मोशन क्या है? चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम या सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब देखो मैं यहां पे खड़ा था ना, तो ये सराउंडिंग के हिसाब से इसका पोजीशन चेंज हो गया ना। राइट, मैं यहां पे था तो मेरे हिसाब से इसका पोजीशन चेंज हो गया ना। सराउंडिंग मतलब नहीं ना, मान लो यहाँ पे पेड़ पौधे होते तो इसके रिस्पेक्ट में चेंज हो गया ना। पहले तो इधर ही खड़ा था, मेरे खेत में ही खड़ा था वो कार। ओके, और कुछ देर बाद देख रहा हूं तो पड़ोसी के खेत में खड़ा है, तो मेरे सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में वो जगह चेंज कर दिया ना। ओके, तो उसी को बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम या फिर विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। तो ये हो गया मोशन। अच्छा, मोशन कितनी टाइप्स के होते हैं? मोशन होते हैं दो टाइप्स, ठीक है। कौन कौन से? यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। मोशन के दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। ओके, अच्छा यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म एक जैसा, जैसे आपके स्कूल में यूनिफॉर्म होता है, इसका सिंपल सा मीनिंग क्या होता है कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो एक ही ड्रेस पहन के आएंगे। ओके, ये नहीं कि एक रेड पहन के आ गया तो एक येलो पहन के आ गया, नहीं, यूनिफॉर्म सेम पैंट सबकी सेम कलर की होनी चाहिए, शर्ट जो है वो सेम कलर का सबका शर्ट होना चाहिए, यूनिफॉर्म। ओके, तो मोशन यूनिफॉर्म। मोशन यूनिफॉर्म का मतलब कि मैंने अभी देखा तो आपकी कार की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर थी। अच्छा, 1 घंटे बाद देख रहा हूं तो सेम स्पीड है, फिर देख रहा हूं तो फिर सेम स्पीड है। मतलब आपको जब भी देख रहा हूं आपकी स्पीड सेम है। अच्छा, जो अंदर आदमी बैठा हुआ है वो भी देख रहा है कि कार की स्पीड तो सेम ही है। ओके, यानी कि वो एक्सेलरेशन है ना। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन क्या है? 0 है। एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन 0 का मतलब एक्सेलरेटर, आपका एक्सेलरेटर का तार टूट गया तो अभी आप एक जैसे चलोगे ना। एक्सेलरेटर का तार नहीं टूटा तो अगर आप ऐसे 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 कर रहे हो तो क्या कोई देखेगा तो आपको हर टाइम बोलेगा कि आप सेम स्पीड में हो। नहीं, ऐसे करोगे तो फिर कभी स्पीड कम हो जाएगी, ऐसे करोगे तो फिर आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो एक्सेलरेटर मतलब एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन 0 है, आप एक्सेलरेट कर ही नहीं रहे हो, तो इसका मतलब क्या? आपकी गाड़ी यूनिफॉर्म मोशन में है। अच्छा, यहां पर क्या है? एक्सेलरेटर जो है आप दे रहे हो, यानी कि 0 नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? A इक्वल टू नॉट 0। इसको क्या बोलते हैं? नॉट इक्वल टू ना, नॉट इक्वल टू 0, यानी कि एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है तो फिर हम कभी भी उसको देखेंगे तो क्या वो सेम मोशन में रहेगा या फिर चेंज कर लिया होगा? चेंज कर लिया होगा। ओके, कभी देखूंगा तो तेज हो जाएगी, कभी देखूंगा तो गाड़ी स्पीड अप हो जाएगी। ओके, वो डिपेंड करता है कि मैं ब्रेक मार रहा हूं या फिर एक्सेलरेटर दे रहा हूं। एक्सेलरेटर कम करना को क्या बोलते हैं? डी एक्सेलरेट करना। क्या बोलते हैं? डी एक्सेलरेट। ये एक्सेलरेटर है, मैंने उसको ऐसे दे दिया, मतलब ये एक्सेलरेटर है, मैंने इसको ऐसे दिया, तो क्या बोलते हैं इसको? एक्सेलरेटेड मोशन। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब गाड़ी की स्पीड बढ़ जाना, एक्सेलरेशन अप्लाई कर देना, तो स्पीड क्या होगी गाड़ी की? इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा,
अब ब्रेकर आ गया तो मैंने क्या किया, एक्सेलरेटर को कम कर दिया, तो उसको क्या बोलते हैं, डी एक्सेलरेट करना। क्या बोलते हैं, डी एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, डी एक्सेलरेशन। डी एक्सेलरेशन मतलब गाड़ी की स्पीड पहले तेज थी और स्लो हो गई, तो एक्सेलरेशन को हम पॉजिटिव मान रहे हैं, तो डी एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे, नेगेटिव बोलेंगे। कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है, क्या हम आलू लेने जाते हैं तो बोलते हैं क्या पॉजिटिव एंड नेगेटिव, नहीं। तो मैं आपको बताऊंगा कि मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। ओके, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन भी चाहिए। तो अगर हम डायरेक्शन इस तरफ बढ़ा रहे हैं, मतलब हम गाड़ी की जब स्पीड बढ़ा रहे हैं तो यानी कि वो स्पीड अप इस तरफ कर रही है, तो हम उसको पॉजिटिव मान रहे हैं। तो जब हम ब्रेक मारेंगे तो हमारी गाड़ी की स्पीड एक्चुअली रोकेगा, मतलब स्लो होगा ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव लेते हैं। ओके, तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब एक्सेलरेशन का जीरो नहीं होना। ओके, अच्छा, यूनिफॉर्म मोशन भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। अब देखो दोनों मिला के एक ही बात है ना। तो अब मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि मोशन का एक टाइप है, क्या, लीनियर मोशन। क्या, लीनियर मोशन। फिर क्या होता है, मोशन ऑन कर्व पाथ, लीनियर मोशन, और इसको कर्ली मोशन भी बोलते हैं ना, आगे तेरा चलना। तो लीनियर मोशन मतलब सीधा चलना, कर्ली मोशन मतलब ऐसे चलना। अच्छा, अब जो कर्ली मोशन है, अब वो आगे जाके बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो जाता है। सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, अब मुझे लगता है कि बाकी सब पार्ट आपको नहीं बताना चाहिए। ओके, इसके बारे में आप मत सोचो, इसके बारे में भी मत सोचो। जिसको पूछना होगा आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके, मैं आपको बहुत सारे टाइप्स के मोशन बता दूंगा, जहां पर आप सिर्फ इसको याद रखो, क्या, सर्कुलर मोशन। तो हम दो टाइप के मोशन के बारे में पढ़े। पहला क्या है, लीनियर मोशन मतलब सीधा चलना, और दूसरा क्या, सर्कल पे चलना, है ना। तो ये थोड़ा सा हम आपको मोशन के बारे में बताएंगे, जरूरी था, क्योंकि अगला हेडिंग है सर्कुलर मोशन। ओके, मैंने आपको बताया कि मोशन दो टाइप के होते हैं, लीनियर मतलब रेक्टिलिनियर मोशन, एंड दूसरा नॉन लीनियर मतलब कर्वीलिनियर मोशन। लीनियर मतलब सीधा, एंड नॉन लीनियर कर्वीलिनियर मतलब जिगजैग। ओके, और लीनियर मोशन मतलब होता है मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन, अगर आप सीधा चलते हो तो इसका मतलब आपका डायरेक्शन एक ही है ना। जैसे कोई चींटी रोप पे चलती है, मान लो ये पतला रोप है, इस पे एक चींटी चल रही है, तो उसके पास एक ही ऑप्शन है। ओके, इधर इधर जा सकती है वो, मतलब आगे पीछे। तो इसको क्या बोलते हैं, वन डायरेक्शन, वन डायमेंशन। ठीक है, लेकिन कोई भी चीज अगर ऐसे ऐसे चलता है तो एक्चुअली में वो दो डायरेक्शन में चल रहा होता है। जैसे कि कोई भी चींटी इस प्लेन में चल रही है, तो देखो कैसे जा सकती है, ऐसे जा सकती है। अच्छा, मान लो यहां से चलते चलते यहां पहुंच गई, ऐसे 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 करके यहां पहुंच गई, या डायरेक्ट जैसे भी पहुंच गई यहाँ, तो आप देखोगे तो यहां से वो इधर भी है और यहां से इधर भी है। तो इसी को बोलते हैं एक्स एक्सिस और फिर ये वाई एक्सिस, यानी कि दो डायरेक्शन में वो चींटी चली। ओके,
तो नॉन लीनियर मोशन या कर्वी मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन इन 2 डायमेंशन। ओके, अच्छा ऐसे इसी तरह 3 डायमेंशन भी होता है, जैसे कि ये बॉल है, इस पे कोई चींटी चलेगी तो यहां भी जाएगी, मतलब यहां भी जाएगी, ऊपर भी जाएगी, और यहां से जब यहां जाएगी तो इधर भी जाएगी। समझ में आ रहा है ना? तो जो भी हम दुनिया देखते हैं वो एक्चुअली 3D में देखते हैं। आप 3D मूवी देखते हो ना, तो उसको क्या बोलते हैं, 3 डायमेंशन। ठीक है, अच्छा तो कर्वी लीनियर मोशन मतलब नॉन लीनियर मोशन आगे चल के डिवाइड होगा इसमें सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन है, रोटेशनल मोशन, ये सब छोड़ो, आगे जाके आपको पढ़ना है। ठीक है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं सर्कुलर मोशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब यहां से आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, मैं समझ में आ रहा है? अभी तक आप ट्रेलर देख रहे थे। ओके, मेन पार्ट अब स्टार्ट हुआ है। सर्कुलर मोशन, अच्छा सर्कुलर मोशन का मतलब होता है सर्कल पे मोशन करना, मतलब मोशन का होना। अच्छा मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, क्या ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है ये, और ये जो है, सॉरी थोड़ा टेढ़ा बन गया, इसको क्या बोलते हैं, रेडियस ना, रेडियस मतलब फिक्स डिस्टेंस है ना। यहां पर एक मैंने कील मार दिया। ठीक है, कील मतलब यहाँ पे है ना, खूंटा भी बोलते हैं हम लोग ना, ये यहाँ पे, यहां से एक रस्सी बांधा और फिर इसको मैं ऐसे कर रहा हूं, तो ये जो फिक्स डिस्टेंस होता है उसी को तो रेडियस बोलते हैं। मैथ्स में रेडियस का डिफिनेशन आप लोग जानते होंगे, है ना, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, है ना, टू द सर्कमफ्रेंस, सेंटर से सर्कमफ्रेंस के बीच के डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं। तो ठीक है, ये एक रोप है और एक ऑब्जेक्ट ऐसे मोशन कर रहा है, और ये ऐसा मोशन कर रहा है कि जो उसका डिस्टेंस है वो हर जगह सेम है ना, इस सेंटर से। तो बताओ ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। नहीं समझ में आया? ओके, ठीक है, आसान भाषा में समझाता हूं। कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल पे चलना स्टार्ट कर दे, ठीक है, तो उसके मोशन को सर्कुलर मोशन बोलते हैं। क्या बोला? कोई भी ऑब्जेक्ट है, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे चलना स्टार्ट किया तो उसके मोशन को हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं। तो व्हाट इज सर्कुलर मोशन? सर्कुलर मोशन इज अ मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ये क्या है? सर्कल का सर्कमफ्रेंस। किसको किसको पता है कि इसको सर्कमफ्रेंस बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? सेंटर। ये क्या है? सर्कमफ्रेंस। और ये क्या है? सेंटर। तो ऑब्जेक्ट कहां चल रहा है? सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये वाला, इसके मोशन को क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। अब देखो, अब मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। मोशन, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो क्या क्या हो सकता है? आप बताओ, सोचो पहले, क्या क्या हो सकता है? थिंक कम ऑन। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स लगा दो तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? मोशन में हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये ऑब्जेक्ट है और इस पे अगर हम फोर्स लगा देंगे तो ये मोशन में हो जाएगा। कम ऑन, क्या ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे मैंने फोर्स लगा दिया तो ये मोशन में हो गया। सेम वैसे ही अगर ये ऑब्जेक्ट मोशन में है तो इसका मतलब इस पे फोर्स लग रहा होगा। उल्टा होता है ना जी, है? ये ऑब्जेक्ट मोशन में है तो इसका मतलब है ना कि फोर्स लग रहा होगा। किसी ने फोर्स लगा के छोड़ दिया होगा जोर से धक्का देके, मतलब बिना फोर्स के वो मोशन में हुआ क्या? नहीं ना। तो यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है तो पक्का एक फोर्स लग रहा होगा। मतलब
एक फोर्स पक्का लग रहा होगा, ठीक है। अच्छा, जब फोर्स लग रहा है तो पक्का एक्सेलरेशन भी होगा। ये बात किसको किसको समझ में आ रही है? मैंने बोला कि फोर्स अगर लग रहा है तो पक्का एक्सेलरेशन भी रहा होगा। भाई फोर्स की वैल्यू कुछ ना कुछ तो है ही, मतलब जीरो नहीं है। फोर्स की वैल्यू जीरो नहीं है, इसका एक ही मतलब होता है मैथमेटिकली कि ये भी जीरो नहीं है और ये भी जीरो नहीं है। भाई मास कभी जीरो हो सकता है क्या? मतलब मैं बोल रहा हूं कि ये गाड़ी है, ये मूव कर रही है, तो इसी का हम मास को जीरो ले लेंगे? नहीं, बताओ आप। कोई भी ये ऑब्जेक्ट है, ये मोशन में है, तो मैं इसके मास को जीरो मानूंगा? मतलब ऐसा लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट में भूत दौड़ रहा था क्या? भूत का ही मास जीरो होता है ना। तो यहां पर हम भूत नहीं, ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं ना। तो ये जो मास है वो तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो एग्जिस्टेंस में है, एग्जिस्ट तो कर रहा है, और ये जीरो है ही नहीं। तो किसी को तो बेसिक मैथ तो आ ही रहा होगा ना। फोर्स जीरो नहीं है, मास भी जीरो नहीं है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो जीरो से मल्टीप्लाई होके ये भी जीरो हो जाएगा ना जी। तो जब ये जीरो है ही नहीं तो इसका मतलब ये दोनों जीरो नहीं है। इसका क्या मतलब है कि अगर फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी होगा, अगर फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी होगा। फिर से मैं बताता हूं, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो क्या होने वाला है? फोर्स अप्लाई होने वाला है किस पर? अरे उस ऑब्जेक्ट पर। और दूसरा, उस ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होने वाला है, ठीक है। तो ये जो फोर्स अप्लाई होने वाला है इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। आपको पता है ना कि फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए तीन चीज होनी चाहिए, क्या? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन है, यूनिट। तो ये जो है इस फोर्स को अप्लाई करने के लिए क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड यूनिट। यूनिट तो किसी को भी पता होता है ना, ये तो हम लोग बचपन में पढ़ पढ़ के पढ़ गए हैं। और अगर किसी को नहीं पता होगा तो शर्माने की कोई बात नहीं है, आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे क्वेश्चन पूछ सकते हो, या फिर टेलीग्राम पे, या फिर कैसे भी करके आप मुझे फोन कर लो, कैसे भी करके कांटेक्ट करना आपका प्रॉब्लम है, ठीक है। बस मेरे पास आ गया कि आपने कुछ पूछा है तो मैं डेफिनेटली आपको बता दूंगा। ओके, तो यूनिट न्यूटन होता है, ऐसा यूनिट आपको पता है। डायरेक्शन, अब यहां पर कौन है वीर पुरुष जो कि हमें डायरेक्शन बता दे और मैग्नीट्यूड बता दे? आसान नहीं है ये लीनियर मोशन आप नहीं पढ़ रहे हो, ओके। लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन में बहुत फर्क होता है। लीनियर मोशन वन डायमेंशन मोशन होता है, वहां पे आप फोर्स लगाते हो तो एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में मिलता है ना। लीनियर मोशन में क्या होता है, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं कि अगर ये ऑब्जेक्ट है और इस पर मैं फोर्स लगा रहा हूं इधर, तो ये ऑब्जेक्ट जाएगा किधर? इधर ना। अरे जिधर फोर्स लगा रहा हूं उधर ही आएगा ना। यानी कि फोर्स का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है। फोर्स का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम होता है, ठीक है। लेकिन सर्कुलर मोशन में ऐसा नहीं होता है। तो हम लोग फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये आप याद रखना फॉर्मूला को ना, फोर्स इक्वल टू मास एक्सेलरेशन। आगे जाके मैं आपको इसको और भी अच्छे से समझाने वाला हूँ, है ना। बस अभी आप कोशिश करो कि ये जो मैं अभी समझाने जा रहा हूँ वो अब आपको समझ में आ जाए। तो ये क्या है? ये है सर्कल, और इस सर्कल पर एक ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है, ठीक है। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ये देखो,
पहले आप इतना ध्यान से देखो, ये जो बॉल है वो कैसे घूम रहा है, लीनियर है या सर्कुलर है? सर्कुलर है। अच्छा, इस मोशन को हॉरिजेंटल मोशन बोलते हैं। हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल और वर्टिकल पता होता है ना? हॉरिजेंटल मतलब पैरेलल टू द ग्राउंड, ग्राउंड को पैरेलल है ना, देखो। अच्छा, इसी को अब मैं ऐसे घुमा रहा हूं, देखो मेरा लैपटॉप कहीं ना टूट जाए। ये जो बॉल है बेरिंग का, उसका मोशन कैसा लग रहा है? धीरे धीरे सर्कुलर है ना? हाँ, और इसको बोलते हैं वर्टिकल मोशन। वर्टिकल, सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन, क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन। सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन, ये क्या है? सर्कुलर मोशन इन हॉरिजेंटल प्लेन। क्या? सर्कुलर मोशन इन हॉरिजेंटल प्लेन। अच्छा, ये बताओ, तो इस ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन ऐसा होता है, आपको पता है ना कि कोई भी चीज सर्कल पे अगर मूव करती है तो उसका डायरेक्शन टेंजेंट की तरफ होता है। टेंजेंट भी आपको पता है ना, कि अगर ये सर्कल है तो इस पे हम 90 बना देते हैं, मतलब रेडियस पे 90 बनाने वाली जो लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट। ठीक है, बात समझ आ गया ना? मिटा देता हूं। तो वैसे ही ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन किधर होता है? तो टेंजेंट के डायरेक्शन में। किधर? टेंजेंट के डायरेक्शन में। अब बोलोगे सर टेंजेंट तो इधर भी आएगा ना, टेंजेंट तो इधर भी है ना, लाइन है ना, लाइन तो इधर भी आएगा। लेकिन मैं पहले ही बता दिया कि मैं आपको ऐसे घुमा रहा हूं, ठीक है ना? आपकी मर्जी, अगर आप ऐसे घुमा रहे होगे तो इधर होता। तो ये जो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी का डायरेक्शन पता चल गया आपको, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी का डायरेक्शन पता चल गया, किधर है? टेंजेंट के फॉर्म में। ओके, ठीक है। अच्छा, जिधर वेलोसिटी है एक्सेलरेशन भी उधर ही होगा, होगा कि नहीं होगा? वेलोसिटी जब इधर है तो एक्सेलरेशन भी तो इधर ही होगा ना। वेलोसिटी के ऊपर मैं एरो लिख रहा हूं, क्यों? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। जिसको ये बात नहीं समझ में आएगी तो वो अलग से पूछ लेना, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इन लोगों को डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है बताने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए। तो फिर से देखो, वेलोसिटी के पास, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है? इधर है। तो मैंने अभी तो बोला कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जिधर होता है, फोर्स का भी डायरेक्शन उधर ही होता है। ओके, तो अब सपोज मान लो कि ऑब्जेक्ट यहां होता, तो यहां के लिए टेंजेंट ऐसे होता, होता कि नहीं होता? तो इसकी वेलोसिटी अब इधर होती। अच्छा, जब ऑब्जेक्ट इधर होता तो उसकी वेलोसिटी इधर होती। जब ऑब्जेक्ट इधर होता तो उसकी वेलोसिटी इधर होती। जब ऑब्जेक्ट इधर होता तो उसकी वेलोसिटी इधर होती। अब ये बताओ, वेलोसिटी के ऊपर मैं ऐसे एरो दे दे रहा हूं ना, क्योंकि वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। एक्चुअली 10th क्लास में नहीं है ना, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए एरो दे ही दिया, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? इतना तो कंफ्यूज नहीं हो जाओगे ना। ओके, तो अब आपको पता चल रहा है कि बार बार वेलोसिटी चेंज हो रहा है ना, वेलोसिटी चेंज हो रहा है ना, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। वेलोसिटी मतलब कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम ये सब ना यूनिफॉर्म मोशन पढ़ रहे हैं। एक्चुअली हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर
मोशन। आपको बताया था कि मोशन दो टाइप के होते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म आपके सिलेबस में नहीं है, बात काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना। एक तो सर्कल पे घूम रहा है बार बार, कभी तेज कभी स्लो, कभी तेज कभी स्लो, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, तो अभी जो है 11-12 क्लास तक हम पढ़ते हैं। ओके, यानी कि सर्कल पे घूम तो रहा है लेकिन उसका स्पीड सेम है। क्या बोला? सर्कल पे घूम तो रहा है और उसका स्पीड सेम है। क्या बोला? रिपीट करो। सर्कल पे घूम तो रहा है और उसका स्पीड सेम है। ऐसा नहीं है कि यहां से यहां तक खूब तेज आया फिर स्लो, फिर तेज फिर स्लो, फिर तेज फिर स्लो। तो ऐसे मोशन को स्टडी करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए क्या पढ़ते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब एक जैसा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब सेम, स्पीड सेम। अच्छा, आपने स्पीड और वेलोसिटी बार बार क्यों बोल रहा हूँ? अब 9th क्लास में आप पढ़े हो कि स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है। स्पीड मतलब कि उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है ना। मैं 5 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रहा हूँ, ये मेरी स्पीड है, लेकिन मैं 5 किलोमीटर पर आवर से इस डायरेक्शन में दौड़ रहा हूँ, ये हमारी वेलोसिटी हो जाएगी। तो अब यहाँ बताओ, यहाँ पर कभी इधर जा रहा है, 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 और मैंने आपको बोला ही कि ये यूनिफॉर्म मोशन है। कौन सा मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन है। तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब कि स्पीड तो सेम रहने वाला है, स्पीड तो सेम रहने वाला है। कम ऑन, स्पीड क्या रहने वाला है? सेम। मतलब मैंने बोल दिया 50 किलोमीटर पर आवर। स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, मान के चलो स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, और वो सर्कल पे कोई कार घूम रही है। समझ में आ रहा है ना? कोई एक चौराहा है जहाँ पे 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार घूम रही है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार घूम रही है, यानी कि उसका स्पीड सेम है। लेकिन देखो, जो उसकी हेडलाइट है, मतलब अगर वो रात में घूम रहा है तो जो उसकी हेडलाइट का जो रोशनी है वो क्या एक डायरेक्शन में है? नहीं ना। तो एक डायरेक्शन में नहीं है, इसका मतलब वो चेंज हो रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन आपको पता है कि वो सर्कुलर पाथ पे जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंट की तरफ होता है। ये तो आपको बताया गया है। तो देखो इसमें कितने टेंजेंट हम खींच सकते हैं, एक सर्कल पे कितने टेंजेंट खींच सकते हैं? इनफिनिट। आपको पता है ना? तो इतनी टाइम वो बार बार डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो इस डायरेक्शन चेंज करने की वजह से, कम ऑन, समझने की बात है यहाँ पे, क्या हो रहा है? डायरेक्शन चेंज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? चेंज इन डायरेक्शन। तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या? वेलोसिटी चेंज हो रहा है ना? यस, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी दो लोगों से मिलकर बनाया ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो 50 है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो भाई डायरेक्शन जब चेंज हो गया तो वेलोसिटी चेंज हो गई ना। वेलोसिटी मिलकर बना है दो चीजों से, एक फिक्स है और एक चेंज हो रहा है। तो कुल मिला के ये टोटल चेंज हो गया ना। वेलोसिटी मिलकर बना है दो लोगों से, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो 50 है लेकिन डायरेक्शन बार बार बदल रहा है, तो कुल मिला के आदमी बदल गया कि सेम है? बदल गया ना। ठीक है, तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है। अच्छा, वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन किसी को याद आ रहा है? व्हाट इज एक्सेलरेशन? तो एक्सेलरेशन इन चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, लेकिन जो भी हो, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी अगर किसी का चेंज हो रहा है तो पक्का एक्सेलरेशन होगा। तो यहां पे हम फाइनल लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन होगा, यानी कि वेलोसिटी चेंज होने के चलते एक और एक्सेलरेशन होगा। थोड़ा कंफ्यूजन है, पहले तो एक एक्सेलरेशन था ही, पहले तो एक एक्सेलरेशन था ही, जिधर वेलोसिटी था लीनियर वेलोसिटी। एक्चुअली इसको क्या बोलते हैं? ये क्या था? लीनियर। ये क्या था? लीनियर वेलोसिटी के डायरेक्शन। 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 इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट टाइम पे कोई बोलेगा यहां का ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन किधर है, तो इधर। डायरेक्शन किधर था? इधर। तो इंस्टेंट मोमेंट पे डायरेक्शन किधर था? इधर। तो उसको क्या बोलेंगे? लीनियर डायरेक्शन। इसको क्या बोलेंगे?
लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी है ना, ये लीनियर वेलोसिटी। लेकिन ये टोटल चेंज होने के चलते एक और एक्सेलरेशन आ रहा है, कम ऑन, दो एक्सेलरेशन आ रहे हैं। एक तो लीनियर तो था ही, लेकिन ये बार बार चेंज करने के चलते एक और एक्सेलरेशन डेवलप हो रहा है, जिसका डायरेक्शन सेंटर की तरफ होता है, जिसका डायरेक्शन सेंटर की तरफ होता है। तो मान लो कि यहाँ पे बॉल है, तो एक और एक्सेलरेशन लग रहा है जिसका डायरेक्शन सेंटर की तरफ होता है, और उसको बोलते हैं ए आर, रेडियल एक्सेलरेशन। क्या होता है उसका मतलब, क्या बोलते हैं उसको, रेडियल एक्सेलरेशन। सो याद कर लो, ए आर, रेडियल एक्सेलरेशन। कम ऑन, रेडियल एक्सेलरेशन क्यों आया? वेलोसिटी को बार बार चेंज करने की वजह से, सॉरी, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करने की वजह से रेडियल एक्सेलरेशन आया। लेकिन पहले से एक्सेलरेशन एक था, लीनियर इंस्टेंट मोमेंट पे। तो इसको छोड़ दो, है ना, मैं ये लीनियर वेलोसिटी से कोई लेना नहीं है सर्कुलर मोशन में, है ना। सर्कुलर मोशन का लेना है किससे है? इससे है, इसकी वजह से ये गोल गोल घूम रहा है ना। तो यानी कि रेडियल एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है कहां पर? सेंटर की तरफ। समझ आ रहा है? तो अब हम मेन टॉपिक पे आ रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे समझाते समझाते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब तक आपको ये बात समझ में आ गई है, ओके। तो मैं ये चीज मिटा दे रहा हूँ फिर से, ठीक है। आप इस वीडियो को पॉज कर करके बार बार देखना, ठीक है। नहीं आएगा तो हम दोबारा फिर से ये लेक्चर बना सकता हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ओके। तो ये क्या था? वेलोसिटी। कौन सा वेलोसिटी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, है ना। ये कौन सा था? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन इधर था और एक एक्सेलरेशन लग रहा था सेंटर की तरफ, जिसको क्या बोलते हैं? ए आर। अच्छा, एक वेलोसिटी इधर है तो एक एक्सेलरेशन इधर भी तो होगा, ए टी। अच्छा, इसको वीटी भी बोलते हैं। अब बात धीरे धीरे किसी को जो समझ में आ रही है ना, किन किन लोगों को बात समझ में आ रही है कि ये क्या है? वेलोसिटी। कौन सा? टेंजेंटियल वेलोसिटी, जिसको इंस्टेंटेनियस भी बोलते हैं ना। तो वीटी है ये क्या है? एटी है एक्सेलरेशन। कौन सा? टेंजेंशियल, मतलब लीनियर वाला। और फिर ये क्या है? रेडियल। ये एक्सेलरेशन रेडियल है। समझ आ रहा है? तो अब देखो, इसको समझते हैं। अब एक्सेलरेशन है तो फोर्स तो होगा ही ना, मतलब एक्सेलरेशन है, इसका मतलब एक फोर्स भी है। क्यों? अरे, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है, अच्छा, मास जीरो नहीं होता है। मास जीरो होगा तो हम एग्जांपल ही क्यों लेने जाएंगे। तो ये है और ये जीरो नहीं है, इसका मतलब ये है। बात समझ आ रही है? साफ साफ लैंग्वेज में लिख रहा हूं, ठीक है। इसका मतलब ये ए आर के चलते साफ पता चल रहा है कि एक फोर्स भी है इधर। क्या बोला रमन? क्या बोला? एक फोर्स भी है। तो मैं फिर इसको मिटा दिया क्योंकि मैं साफ लिखना चाहता हूँ लास्ट में। तो यहाँ पर एक फोर्स भी है, जिसको क्या बोलते हैं? यहाँ पर एक फोर्स भी है, जिसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब एफ सी, अलग अलग लिखा हुआ। सेंट्रीपिटल
फोर्स होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है, कौन बताएगा? रेडियस की तरफ। अच्छा ये बताओ इस फोर्स का डायरेक्शन किधर है? रेडियस की तरफ आ रहा है कि रेडियस से दूर जा रहा है? रेडियस की तरफ आ रहा है ना, तो इसीलिए इसको सेंटर सीकिंग फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटर सीकिंग फोर्स। इसका एक और भी नाम है, क्या? सेंटर सीकिंग फोर्स। सीकिंग, सेंटर सीकिंग मतलब सेंटर की तरफ खींचे चले जाना है ना, तो सेंटर सीकिंग फोर्स बोलते हैं। ओके, तो ये किस किस को ये बात समझ में आ गया? ठीक है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं सिर्फ इसी टॉपिक पे एक और 5 मिनट का एकदम आसान वीडियो बना के मैं भेज दूंगा, ठीक है, ताकि आपको और बेटर समझ में आ जाए। लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करता हूँ, ओके, और फिर सिर्फ इसी पार्ट को मैं और आगे की तरफ इसको हम लेके डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अभी आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होगा, वो वेलोसिटी के डायरेक्शन और ये, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा वीडियो को पॉज करना पड़ेगा ताकि मैं इस पार्ट से आगे आपको बता पाऊँ कि इसका क्या इफेक्ट है, इसकी वैल्यू क्या है, फिर इसके चलते क्या होता है, फिर कुछ एग्जांपल दूंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग डीप ब्रेथ ले लो, ओके। ओके, तो हम पढ़ने जा रहे हैं अब सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को इनर्शियल फोर्स भी बोलते हैं, और मैं बताऊंगा आपको कि इसको क्यों इनर्शियल फोर्स बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके। तो मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ पर घूमती है तो उस पर एक फोर्स लगता है, ठीक है। उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है? सेंटर की तरफ। किधर होता है उस फोर्स का डायरेक्शन? सेंटर की तरफ। और उस फोर्स को क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आप इसका डेफिनेशन आप इजीली लिख सकते हो, क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कल। एंड सेंट्रीपिटल मींस होता है सेंटर सीकिंग। सेंट्रीपिटल का मतलब क्या होता है? सेंटर सीकिंग, मतलब वह फोर्स क्या करता है वो, बिकॉज ये जो फोर्स है वो सेंटर की तरफ होता है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल, मतलब सेंटर सीकिंग। तो ठीक है, तो इसका मतलब ये जो फोर्स है तो इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड रहा होगा। भाई फोर्स है तो फोर्स की कुछ वैल्यू तो होगी ना। तो इस फोर्स की वैल्यू मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है? तो वैसे फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर क्या है? मास और एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे ये वाला एक्सेलरेशन तो है नहीं, क्योंकि ये वाला एक्सेलरेशन कौन सा होता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। लीनियर के लिए ना आपको पता है, टेंजेंशियल मतलब सीधा है ना, तो लीनियर ही तो बोलेंगे ना। लेकिन यहाँ पे वो एक्सेलरेशन टेंजेंशियल थोड़ी लग रहा है, आपको बताया था। वो कौन सा एक्सेलरेशन है? रेडियल एक्सेलरेशन है। कौन सा है? रेडियल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था? सेंट्रीपिटल फोर्स और फिर क्या? एक्सेलरेशन ए आर, है ना, रेडियल एक्सेलरेशन दोनों बताया था ना, लगता है। तो यहाँ पर ए आर की वैल्यू लिखेंगे और आपको बता दो कि रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है? v स्क्वायर अपॉन में r, ठीक है। तो इसको भी एक जानना, स्क्वायर अपॉन में r की वैल्यू है और यहाँ पर हम पुट करने जा रहे हैं। तो मास इंटू v स्क्वायर अपॉन में r, ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ओके, तो अच्छा ये पार्ट तो खत्म हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जस्ट अपोजिट टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ये है सेंट्रीपिटल फोर्स और ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ आपको पता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इस मास को कोई इधर खींच रहा है तो पक्का ये मास जो है
सेंटर को उधर खींच रहा होगा। मतलब इस मास पे अगर एक फोर्स इधर लग रहा है तो इस मास पे एक फोर्स बाहर भी लग रहा होगा, तभी तो ये रस्सी तोड़ के बाहर नहीं जा रहा है ना। जैसे मैं इसको, अगर मैं ऐसे इसको घुमाऊं, ये जो है ये बॉल ऐसे मैं घुमा रहा हूँ, तो देखो ये जो बॉल है ये टूट के बाहर नहीं गया ना, मतलब ये बाहर नहीं जा रहा है, और ये मेरे हाथ की तरफ चिपक भी नहीं रहा है, यानी ये सेम टू सेम घूम रहा है। तो साफ मत पता चल रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल है ना। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है एक तरह का क्या है, वो शूडो फोर्स है, काल्पनिक फोर्स है ना, शूडो फोर्स है, जिसकी डायरेक्शन सेंटर से बाहर की तरफ होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, सेंटर के अंदर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, बाहर की तरफ। अब बोलोगे सर ये सेंट्रीपिटल फोर्स था तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्यों आया? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता है इनर्शियल, इसको बोलते हैं इनर्शियल फोर्स। ये इनर्शिया की वजह से आता है, मतलब मास की वजह से आता है। जितना ज्यादा मास उतना ही हमारे हाथ पर ज्यादा जोर लगेगा इसको घुमाने पर। ठीक है, देख रहे हो, अभी आप ऐसे करके देखना, आपके हाथ पे एक बाहर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, और जितना भारी ये मास होगा, जितना ज्यादा मास होगा, ठीक है, उतना ही फोर्स हमें बाहर की तरफ खींचेगा। तो ये एक इनर्शियल फोर्स है। इनर्शिया का मतलब ये होता है कि मास है ना, जड़त्व तो बोलते हैं इसको, स्टे करने की जो है एबिलिटी, तो इनर्शियल फोर्स है। अच्छा, इसी फोर्स की वजह से हम वॉशिंग मशीन में कपड़े साफ कर लेते हैं, और दूध से मलाई निकाल लेते हैं। वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़े कैसे साफ करते हैं, मशीन जोर से घुमाता है तो जो हमारे डस्ट होते हैं वो ये जो इसके धागे को छोड़ के बाहर की तरफ मशीन में पानी के साथ बाहर की तरफ वो निकल जाते हैं। ओके, ऐसे ही दूध को खूब जोर से घुमाते हैं तो दूध के अंदर जो मलाई है वो, उसके मास जो है वो बाहर की तरफ फोर्स लगता है, तो वो लिक्विड से अलग होकर बाहर की तरफ फैल जाते हैं। ऐसे ही जो हम टर्न करते हैं किसी मोड़ पे गाड़ी को, तो बहुत ज्यादा स्पीड में लेके आए तो पलट जाती है। क्यों? देखो इस फॉर्मूले को देखो, v² में r, वेलोसिटी ज्यादा तो फोर्स ज्यादा, तो वेलोसिटी ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा होगा। ज्यादा फोर्स होने की वजह से वो गाड़ी जो है वो वैन है जो अनकंट्रोल हो जाती है और वो बाहर की तरफ वो ऐसे पलट जाती है। ओके, क्यों? क्योंकि दोनों फोर्स सेम होता है ना। अरे जितना सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होती है उतनी ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगता है। ये वाला है काल्पनिक फोर्स है जिसको पता नहीं चलता है। आप गाड़ी चला रहे हो, सडनली टर्न कर दो, आपको लगेगा क्या कि कोई धक्का दिया है, आपको किसी ने धक्का दिया, आप फिर गिर कैसे गए? तो काल्पनिक ही फोर्स था ना, ये जादू का फोर्स था ना, ऐसे ही गिर गए। तो ये क्यों लगा? क्योंकि जब भी आप सर्कुलर पाथ पे घूमते हो, सडनली टर्न करते हो, तो एक फोर्स लगता ही है बाहर की तरफ। ठीक है, तो ठीक है, तो हमने पढ़ा सेंट्रीपिटल फोर्स और फिर हमने पढ़ा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एग्जांपल दे दिया, सेंट्रीपिटल फोर्स का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। देखो, अब मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, आप ध्यान से सुनो। सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू ये है। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स खुद का फोर्स नहीं होता है, ये ना दूसरा फोर्स बन जाता है। ये जैसे कि मैं बात करूं, अगर ये मून है और ये अगर अर्थ है और ये मून अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, तो आप जानते हो ये है m1 और ये है m2 और ये दोनों के बीच के डिस्टेंस r है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, कौन बताएगा? g m1 m2 अपॉन में r²। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है यही बन जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ में आ रहा है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब इस रस्सी को, इसको मैं घुमा रहा हूं, तो यहाँ पर जो ये रोप का टेंशन फोर्स है, आप लोग 10 क्लास में हो, टेंशन फोर्स आपको नहीं पता होगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि जो ये रस्सी है ना, रस्सी का जो फोर्स है ना, ये टूट नहीं रहा है ना, तो रस्सी का एक फोर्स होता है ना जिसके चलते वो टूटता नहीं है, तो वही फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। यानी कि अगर हम रस्सी को काट देंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा क्या? नहीं होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर ये मून जो है और दूर चला गया अर्थ से, तो क्या ग्रेविटी रहेगी? नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी ना, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। ओके, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू भी देखो ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है। डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स कम होगा,
मास बढ़ाएंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ेगा। ओके, तो यानी टोटली ये मास और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स भी टोटली मास एंड डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ऐसे ही आप जितने भी फोर्स देखोगे तो उसके अकॉर्डिंग वो डिपेंड कर रहा होगा। ओके, तो आपने क्या सीखा, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला ये है, और ये इक्वल टू होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के, ठीक है, और यही इक्वल टू हो जाता है टेंशन फोर्स से। तो इसका अप्लाई करते हैं हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। मतलब प्रॉब्लम में कभी दे देगा कि इसका मास बताओ और ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू दे देगी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला इक्वल टू ये फॉर्मूला लिख देंगे। क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो सेंट्रीपिटल फोर्स है। आपको समझ में आ रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स खुद का फोर्स कोई नहीं होता है ना, उसकी जगह कोई ले लेता है ना, जिसे आपको बताया ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम यही स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली जो है आपकी वीडियो बहुत बार स्लो हो गई, बहुत चेंज हो गया, इसकी वजह से मुझे ठीक है। ओके, थैंक यू। क्या बोलती हो समझ